फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, बूढ़े आदमी को राधिका के ऊपर तरस आ गया। उसने कहा, बेटा मैं भी वहीं जा रहा था, यह कुछ सब्जियां काटी थी, उन्हें बेचने जा रहा था, चलो तुम्हें भी वहां छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर उसने राधिका को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। राधिका को लेकर वह बूढ़ा उसकी नानी के गांव की ओर चल पड़ा था। बच्ची को पीठ से उतारकर अपनी गोद में रख लिया था। बच्ची अभी सो रही थी। राधिका ने उसे सीने से लगाते हुए अपने मन में कहा, कितनी सीधी सादी है, यह रोना भी नहीं जानती है। बूढ़ा आदमी राधिका को लेकर उसकी नानी के गांव पहुंच चुका था और राधिका तेज तेज कदमों से चलते हुए अपनी नानी के घर की ओर चल पड़ी थी। राधिका तेज तेज कदमों से चलते हुए अपनी नानी के घर की ओर जा रही थी। वह बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि कहीं कोई उसके पीछे पीछे तो नहीं आ रहा है। और आखिरकार राधिका अपनी नानी के घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे पर कुंडी अटकी हुई है। राधिका ने सोचा कि शायद नानी कहीं बाहर गई है। वह कुंडी खोलकर घर के अंदर आकर बैठ गई। लेकिन घर के अंदर का हाल देखकर न जाने क्यों उसे कुछ आशंका होने लगी थी। नानी की चारपाई बिछी नहीं थी। घर धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। रसोई को देखकर ऐसा लगता था जैसे काफ़ी दिनों से किसी ने कुछ पकाया ना हो। घर का ऐसा हाल देखकर न जाने क्यों राधिका को घबराहट होने लगी थी। उसने जल्दी से थोड़ी साफ सफाई की और बच्ची को चारपाई पर लिटाकर वह गांव में निकल गई। सुबह सुबह का समय था। ज़्यादातर लोग अपने खेतों में काम करने चले गए थे। राधिका भागती हुई विवेक के कबीले के पास गई। आज विवेक को खेला दिखाने राधिका के गांव जाना था। वह लोग बस निकलने की ही तैयारी कर रहे थे कि राधिका भागती हुई विवेक को आवाज़ देती हुई उसके पास पहुंची। राधिका को ऐसे देखकर विवेक हक्का बक्का रह गया। वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतर आया। वह भागता हुआ राधिका के पास आया और उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो राधिका? तुम्हें तो अपने गांव में होना चाहिए था। विवेक के ये प्रश्न पूछते ही राधिका उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। विवेक को कुछ समझ नहीं आया। उसने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे उसकी नानी की झोपड़ी तक ले जाने लगा। रास्ते में राधिका ने विवेक से कहा, नानी कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्या कहीं गई है? विवेक ने राधिका से कहा, तुम घर चलो, तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। विवेक राधिका को लेकर घर आ चुका था और घर के अंदर चारपाई पर एक छोटी सी बच्ची को लेटा हुआ देखकर विवेक आश्चर्यचकित रह गया। उसने राधिका से कहा, यह बच्ची, तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? क्या हुआ है राधिका, सब ठीक तो है? विवेक के प्रश्न पर एक बार फिर राधिका ने विवेक से कहा, नानी कहाँ है विवेक? विवेक ने अपनी आंखें झुकाते हुए राधिका को उसकी नानी के बारे में सब कुछ बता दिया और यह दुख भरी खबर सुनकर राधिका पूरी तरह से टूट गई थी। वह बुरी तरह से बिलख कर रो रही थी। विवेक ने उसे उठाकर उसे गले लगाते हुए चुप कराया। राधिका का रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। उसने विवेक से कहा, तुम उस दिन मेरे गांव आए थे, तब तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? विवेक ने राधिका को समझाते हुए कहा, अगर बता देता तो उससे क्या होता? जो हुआ है वह बदल तो नहीं जाता राधिका। जो होना था वह तो हो चुका। पर तुम यह बताओ कि तुम यहाँ इस बच्ची के साथ क्यों आई हो, वह भी अकेले, इतनी सुबह सुबह? और फिर राधिका ने पिछले दिन की सारी घटना विवेक को सुना दी थी और राधिका के मुंह से यह सब सुनकर विवेक अवाक रह गया था। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, छी, शर्म आती है मुझे तुम्हारे माँ और बाप पर। माना कि माँ तुम्हारी सौतेली है, लेकिन बाप तो सगा था, उसे तो तुम पर विश्वास होना चाहिए था। कितना घटिया इल्ज़ाम लगाया है उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर। कैसे लोग हैं, यह जरा से पैसे के लिए अपनी ही औलाद को भूल गए। पर अब तुम क्या करोगी राधिका? इस बच्ची की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? विवेक की बात सुनकर राधिका ने थोड़ा परेशान होते हुए विवेक से कहा, तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे विवेक? मैं तो सिर्फ तुम्हारे भरोसे उस घर को छोड़कर आई हूँ। विवेक चारपाई पर बैठ गया था। उसके माथे पर चिंताओं की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने राधिका से कहा,
मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ राधिका, लेकिन इसके लिए मुझे कबीले को छोड़ना होगा, जो मेरे लिए आसान नहीं है। यह लोग इतनी आसानी से मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि करतब दिखाने में मैं ही सबसे ज़्यादा माहिर खिलाड़ी हूँ। यह लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इनका माहिर खिलाड़ी इस तरह से अचानक चला जाए। राधिका परेशान हो गई थी। उसने चिंतित होते हुए विवेक से कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? राधिका की बात सुनकर विवेक ने उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, बस मैं यह सोच रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग यहाँ से निकलें, लेकिन यहाँ से निकल कर जाएंगे कहाँ? विवेक की बात सुनकर राधिका ने विवेक से कहा, उसकी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नानी ने एक घर बनाया था। यहाँ से दूर एक गांव है, बड़ गांव। हम उस गांव चलेंगे, लेकिन यह सब कुछ हमें अभी करना होगा, क्योंकि मैं गायत्री नानी के कुछ गहने लेकर आई हूँ। थोड़ी ही देर में जैसे ही उन लोगों को यह खबर लगेगी कि उनके गहने गायब हैं, वह लोग मेरे पीछे पीछे आएंगे। राधिका की बात सुनकर विवेक ने राधिका से कहा, ठीक है राधिका, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तुम तैयार रहना। और ऐसा कहकर विवेक वापस अपनी टोली के पास जाने लगा। टोली के पास पहुंचकर टोली के मालिक ने विवेक से कहा, तुम कहाँ चले गए थे? हम कितनी देर से तुम्हारी वजह से यहाँ रुके हुए हैं। जल्दी चलो, हमें देर हो जाएगी। विवेक ने थोड़ा मुंह बनाते हुए टोली के मालिक से कहा, पता नहीं, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है। पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। मैं वैद्य जी के पास गया था दवाई लाने। उन्होंने दवाई तो दी, लेकिन आराम नहीं आ रहा है। लगता है आज मैं खेला नहीं कर पाऊँगा। आज आप लोगों को अकेले ही संभालना होगा। मेरी हालत बहुत ख़राब है। और ऐसा कहकर विवेक वहीं ज़मीन पर पेट पकड़कर बैठ गया। विवेक की तकलीफ़ देखकर टोली के मालिक को उस पर शक नहीं हुआ। उसने विवेक से कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम आराम करो, लेकिन कल तक ठीक हो जाओ, क्योंकि यह तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे बगैर हमारी टोली अधूरी है। विवेक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मालिक, पता है मुझे, बस आज मुझे आराम करने दीजिए, कल मैं फिर काम पर आ जाऊंगा। टोली का मालिक टोली लेकर राधिका के गांव की ओर जाने लगा था, और विवेक ने जैसे ही देखा कि वह लोग उसकी आंखों से ओझल हो गए हैं, वह तुरंत भागता हुआ दोबारा राधिका के पास आया। उसने राधिका से कहा, अब जल्दी करो, बच्ची को उठाओ और यहाँ से चलो। मेरे पास कुछ पैसे जुड़े हुए हैं, मैंने वह सब रख लिए हैं। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ऐसा कहकर विवेक और राधिका उस बच्ची को साथ में लेकर बड़गांव की ओर निकल गए। बस में बैठकर विवेक और राधिका दोनों ही अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। दोनों के ही दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि अभी तो उन दोनों के ही पैर ठीक से जमे नहीं थे, और वह दोनों अकेले कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। राधिका भी मन ही मन परेशान थी। कहने को तो उसने निर्णय ले लिया था, लेकिन क्या इतना आसान होगा उस छोटी सी बच्ची को पालना। रास्ते में बच्ची भूख से रोई थी, और राधिका ने पानी पिलाकर उस बच्ची की भूख शांत की थी। एक लंबे और थकान भरे सफ़र के बाद आखिरकार रात में राधिका और विवेक उसकी नानी के बताए हुए गांव में पहुंच चुके थे। राधिका को उसकी नानी का घर ढूंढने में ज़्यादा खास परेशानी नहीं हुई। हर कोई जानता था कि कावेरी का घर कौन सा है। विवेक और राधिका दरवाजे की कुंडी खोलकर घर के अंदर जा चुके थे। घर के अंदर ज़रूरत का हर सामान था। रसोई में एक चूल्हा बना हुआ था, थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे। एक चारपाई पर करीने से एक पोटली में बिस्तर बंधे रखे थे। राधिका को घर देखकर थोड़ी तसल्ली हुई थी। उसने विवेक से कहा, चलो कम से कम नानी की वजह से ही सही, पर सर पर एक छत तो है। अब बस हमें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना होगा। विवेक ने राधिका से कहा, देखो राधिका, हमारे साथ एक बच्ची है। हम किस किस को अपना रिश्ता और इस बच्ची का रिश्ता समझाते फिरेंगे, और तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई हमारी बातों पर यकीन करेगा? विवेक की बात सुनकर राधिका थोड़ा परेशान हो गई थी। उसने विवेक से कहा,
तो अब क्या करे विवेक, तुम ही बताओ। विवेक ने राधिका से कहा, अभी मेरे पास फिलहाल ऐसा कोई साधन नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ विधि विधान से शादी रचा सकूं। राधिका, हमें साथ में रहने के लिए किसी रिश्ते की ज़रूरत है। बिना किसी रिश्ते के हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। राधिका ने विवेक से कहा, ठीक है, कल सुबह मंदिर में जाकर हम एक दूसरे को अपने मन से अपना जीवन साथी कबूल कर लेंगे। भगवान हमारी शादी का साक्षी होगा। जरूरी नहीं कि रिश्ते रीति रिवाजों से ही जुड़े, कभी कभी रिश्ते दिल से भी जुड़ जाते हैं। राधिका की बात सुनकर विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूँ राधिका, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे तुम्हारे साथ यहाँ भागकर आ जाऊँगा। हाँ, मुझे यह तो ज़रूर लगा था कि हमारी शादी इतनी आसान नहीं होगी, पर यह नहीं पता था कि इस तरह से होगी। राधिका ने मायूसी से विवेक से कहा, विवेक, हम जैसे अनाथ बच्चों की शादी हो जाए वही बहुत है। विधि विधान, रीति रिवाज, गाजे बाजे, यह सब तो अमीर लोगों के बच्चों के साथ होता है। हम लोग तो पहले ही काली किस्मत लेकर पैदा हुए हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के ख्वाब ना ही देखे तो अच्छा है। इतना कहकर राधिका विवेक के पास आकर बैठ गई थी और अपनी नानी को याद करके एक बार फिर रोने लगी थी। रात होने को आई थी। विवेक और राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से अपने जीवन की राह को आगे बढ़ाए। बच्ची के लिए राधिका पड़ोस से थोड़ा दूध ले आई थी, लेकिन उन दोनों ने घर में कुछ नहीं बनाया था। पड़ोसन ने दाल भात लाकर दे दिया था, लेकिन वह भी जस का तस रखा रहा। किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। किसी का कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा था। राधिका के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। ऐसे में उसे भूख कहाँ लगती। जिस नानी को वह इतना प्यार करती थी, आज वो नानी उसके बीच नहीं है। यह जानकर उसका दिल बुरी तरह से छलनी हो गया था। माँ का साया तो पहले ही नहीं था, अब ले देकर एक विवेक ही बचा था जिससे राधिका को थोड़ी उम्मीद थी। लेकिन ना जाने क्यों राधिका के दिल में विवेक को लेकर तरह तरह के सवाल चल रहे थे। शायद वह विवेक से भी उम्मीद छोड़ चुकी थी। उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में उसने इतने धोखे खा लिए थे कि अब उसके लिए किसी पर भी विश्वास करना इतना आसान नहीं था। विवेक ने उठकर लालटेन जला दी थी। उसने राधिका से कहा, पड़ोस की काकी दाल भात देकर गई है, थोड़ा सा खा लो। राधिका ने विवेक से गर्दन हिलाकर मना कर दिया। विवेक ने राधिका से कहा, देखो राधिका, खाना न खाने से हल नहीं निकलेगा। बाकी भविष्य किसी ने नहीं देखा है। राधिका, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। राधिका ने विवेक की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया था। वह बच्ची को लेकर बैठी रही। उसे दूध पिलाकर उसने सुला दिया था और ना जाने कब उसे वहीं चारपाई पर बैठे बैठे नींद आ गई। विवेक और राधिका दोनों ही सो चुके थे। सुबह दरवाजे पर कुंडी खड़कने की आवाज़ से राधिका की नींद खुली। बच्ची अभी भी सो रही थी। राधिका ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने पड़ोस की काकी एक लोटे में थोड़ा सा दूध लेकर आई थी। राधिका को देते हुए कहा, यह अभी अभी दूध निकाला था तो सोचा तुम्हारी बच्ची के लिए दे आऊं। राधिका ने काकी को दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, काकी, इस मतलबी दुनिया में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता है और आप बिना किसी उम्मीद के रोज़ मेरी बच्ची के लिए दूध लेकर आती हैं। आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगी? काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, एहसान कैसा बेटा, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। मुझे पता है तुम लोग अभी नए नए आए हो, गृहस्थी जमाने में थोड़ा समय लगेगा। कावेरी के जाने का मुझे भी बहुत दुख है। तुम्हारी नानी और नाना दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। वह सभी की मदद करते थे। जब इस गांव में हैजा फैला था तब उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। कावेरी के बहुत सारे एहसान हैं। बस बेटा, अब तुम खुश रहो। ऐसा कहकर काकी वहाँ से जाने लगी और फिर दोबारा ना जाने क्या सोचते हुए पलटकर राधिका के पास आई और उससे कहा, अरे हाँ बेटा, तुम्हारे पति से कहना कि मेरे पति से मिल ले। वह तुम्हारे पति कह रहे थे कि उन्हें काम की ज़रूरत है। हम लोग गांव में खेला दिखाने जाते हैं।
अगर तुम्हारे पति को कोई भी कर्तव्य दिखाना आता है तो उन्हें हमारे पति के पास भेज देना। देखो बेटा, हम लोग तो इसी तरह से रोजी रोटी कमाते हैं। विवेक के लिए काकी के मुंह से पति का शब्द सुनकर राधिका को बहुत अजीब लगा था। उसने हकलाते हुए काकी से कहा, काकी मैं उनसे कह दूंगी। और इतना कहकर राधिका ने कुंडी लगा ली। राधिका ने चूल्हा जलाकर दूध गर्म होने रख दिया था और दूध ठंडा करके वह बच्ची को पिलाने लगी थी। उसने विवेक से कहा, तुमने सुना काकी ने तुम्हें क्या पुकारा था? विवेक ने मुस्कुराते हुए राधिका से कहा, सब कुछ सुन रहा था, वही पुकारा था जो तुम नहीं कह सकती हो। वैसे ठीक तो कह रही थी काकी, आज नहीं तो कल हमारी शादी तो होगी और तुम मेरी पत्नी बनोगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।